हेलो गाइस, मैं श्री विकास और आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोण के विषय में पढ़ने वाले हैं। कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। क्या है कोण? व्हाट इज एंगल? इसको समझने के लिए चलिए हम आपको विस्तृत से समझाते हैं। कहा जाता है कि दो किरण रेखाओं के प्रारंभिक बिंदु को उभयनिष्ठ होने पर जिस आकृति का निर्माण होता है वह कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। If the initial point of two ray lines are common, then the formed diagram is called angle. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह एक किरण रेखा है जिसका नाम है OA। एक दूसरी किरण रेखा है जिसका नाम है O'(B). यदि इन दोनों किरण रेखाओं की प्रारंभिक बिंदु को आपस में मिला दें तो इस तरह से एक आकृति का निर्माण होगा। यह आकृति कहलाएगा कोण और इस आकृति को हम लोग बोलेंगे कोण AOB। कोण AOB। यदि इस आकृति को सूचित करना है तो हमें इस तरह से सूचित करने की आवश्यकता है। इसे हम लोग बोलेंगे कोण AOB। कोण दैट मीन्स कोण, AOB दैट इज AOB। लिखेंगे इस तरह से और पढ़ेंगे इस तरह से। लिखेंगे कोण AOB, कोण AOB और पढ़ेंगे कोण AOB। और इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे आरेख से। कोण दो किरण रेखाओं के प्रारंभिक बिंदु को आपस में मिलाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे कोण कहते हैं, एक कोना कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोना बना है, एक एंगल बना है। आप देख रहे हैं कि इस आकृति में दो आरेख हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके दो किरण रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु B पर मिल रहे हैं। एक किरण रेखा OA, एक रेखाखंड BA और एक रेखाखंड BC। दोनों रेखाखंड B बिंदु पर उभयनिष्ठ हैं, यानी B बिंदु इसका कॉमन है। तो इस तरह से ये जो आकृति का निर्माण हो रहा है यह कोण है। यदि इन दोनों रेखाओं को हम यहाँ पर एक दूसरे पर ले आए तो भी एक कोण का ही निर्माण होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक रेखा BA और एक रेखा BC है। तो यहाँ पर क्या दो किरण रेखाओं से कोण का निर्माण हो रहा है? तो आपको कोण की परिभाषा में यह बात मालूम हो चुकी है कि दो किरण रेखाओं के प्रारंभिक बिंदु आपस में मिले हुए हों, उभयनिष्ठ हों, तो वह कोण कहलाता है। यह एक कोण है क्योंकि इसमें दो किरण रेखाएं हैं और दोनों किरण रेखाओं के प्रारंभिक बिंदु आपस में उभयनिष्ठ है। यह एक प्रारंभिक कोण है, यह 0 डिग्री का कोण है, इसका माप 0 होता है। मैं आपको बता दूं कि एक कोण में दो रेखाएं होती हैं। एक रेखा जो स्थिर होती है इसे हम लोग प्रारंभिक रेखा या तो इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल हैंड बोलते हैं। और एक रेखा जो चारों तरफ घूमती है, जो चारों तरफ रेखाएं घूमती है उसे हम लोग भ्रामक किरण कहते हैं, रोटेशनल लाइन कहते हैं, रोटेशनल हैंड कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक कोण में दो हैंड होते हैं, दो भुजा होती है, दो साइड होती है। एक इनिशियल साइड प्रारंभिक रेखा और एक रोटेशनल साइड भ्रामक रेखा। एक तीसरा अंग होता है जिसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, यानी कि दोनों किरण रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु, जिसे हम लोग शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। दो रेखाएं या दो रेखाखंड
जिस बिंदु पर उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं, वह बिंदु शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो किरण रेखा है, जो वर्टेक्स पॉइंट बी पर, शीर्ष बिंदु बी पर, बी के चारों तरफ ये भ्रामक किरण घूम रही है। भ्रामक किरण के घूमने से कोण का मान बढ़ता और घटता है। ये भ्रामक किरण दो दिशाओं में घूम सकती है। ये जो भ्रामक किरण घूम रही है, जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, यदि घड़ी के विपरीत दिशा में, और ये जो है इसी तरह से न घड़ी घूमता है, तो यह घड़ी की दिशा में घूम रही है। यदि भ्रामक किरण घड़ी की दिशा में घूमे तो इसको हम लोग दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। और यदि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे तो उसे हम लोग कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे। क्या घड़ी इस तरह से घूमती है? क्या घड़ी इस तरह से घूमती है? नहीं ना, ये घड़ी की विपरीत दिशा है ना। तो घड़ी की विपरीत दिशा को हम लोग वामावर्त दिशा कहते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वह कोण का मान धनात्मक होता है। और यदि किरण रेखा क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमती है, तो वह दक्षिणावर्त दिशा कहलाता है। और दक्षिणावर्त दिशा जो होता है वह आपका, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने पर जो कोण होता है, यदि इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घुमा, तो इस तरह से घुमा, तो ये घड़ी की दिशा हो गई। तो घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त दिशा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। और यदि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर कोण बनाती है, तो वह जो कोण होता है आपका ऋणात्मक कोण होता है, नेगेटिव एंगल होते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं तो यह जो कोण है घड़ी की दिशा में घूमकर बना रही है। घड़ी की दिशा में घूमकर बनाती है तो वह धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल होते हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक बार पूरी तरह से भ्रामक किरण भ्रमण कर लेती है तो इस तरह से जो कोण बनता है ये आपका पूर्ण कोण कहलाता है। एक बार पूरा घूम जाती है, एक चक्कर पूरा मार ले, भ्रामक किरण एक चक्कर पूरा कर ले, तो ऐसे कोण को हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। और यदि भ्रामक किरण अभी भ्रमण करना शुरू ना करे तो यह शून्य कोण होता है। और एक बार पूरा भ्रमण करके घूम जाए तो इसे पूर्ण कोण कहते हैं। अब हम आपको कोण मापन के विषय में बताना चाहेंगे। कोण मापन की पद्धति जो है समकालीन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कोण को मापा जाता था। मैं बता दूं कि कोण को मापने के लिए, कोण को मापने के लिए हम ब्रिटेन की बात बता दें तो वहां जो है एक चक्कर पूर्ण करने पर जो कोण का निर्माण होता था उसे पूर्ण कोण कहा गया। हम आपको ब्रिटेन में ले गए हैं, ब्रिटेन जिसे हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। यहां एक चक्कर मारने पर पूर्ण कोण होता है। यदि इस पूर्ण कोण को 4 समान भागों में बांट दें और एक छोटा सा जो भाग प्राप्त होता है यह आपका समकोण कहलाता है। यह पूर्ण कोण जो होता है यह 4 भागों में बंटकर जो एक भाग का निर्माण करता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। इस समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो जो एक छोटा सा कोण प्राप्त होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री जिसको हिंदी में अंश कहते हैं। यदि 1 डिग्री के कोण को फिर 60 भागों में बांट दिया जाए,
60 भागों में बांट दिया जाए। यहाँ हम लोग 90 भाग में बांटे थे। जब 90 भाग समकोण को 90 भाग में बांटने पर जो एक छोटा सा भाग प्राप्त होता है उसे हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। और 1 डिग्री को 60 समान भागों में बांटने पर जो एक छोटा सा भाग प्राप्त होता है इसे हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड को फिर 60 समान भागों में बांटा जाए तो इसे हम लोग इसको 1 मिनट कहते हैं। 1 डिग्री को 60 समान भागों में बांटा जाए तो एक जो छोटा सा भाग प्राप्त होता है इसे हम 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट के कोण को फिर 60 भागों में बांटा जाए तो एक छोटा सा जो कोण प्राप्त होगा उसे 1 सेकंड कहते हैं। यहाँ पर मिनट और सेकंड जो है वह समय का मात्रक नहीं बल्कि कोण का मात्रक है। हम बता दें कि यहाँ पर एक समकोण को 90 भागों में बांटा जाता है। इसलिए ब्रिटेन का जो ये सिस्टम है, ये जो पद्धति है, इसे हम लोग 60 दशांशक पद्धति भी कहते हैं। 60 दशांशक पद्धति भी कहते हैं। इसे हम लोग 60 दशांशक पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समकोण को 90 भागों में बांटा गया है। 60 का मतलब होता है 9 और दशांश का मतलब होता है 10। 9 दहा को 90। एक समकोण को 90 भागों में बांट जाता है, इसलिए इस ब्रिटेन की पद्धति को 60 दशांशक पद्धति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सेंटीसिमल सिस्टम कहते हैं। हम आपको आगे बता दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पूर्ण कोण में ऐसे ऐसे कितने समकोण होते हैं। तो एक पूर्ण कोण बराबर 4 समकोण। एक पूर्ण कोण बराबर 4 समकोण। एक समकोण में ऐसे ऐसे कितने डिग्री होते हैं। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री, जिसको हम लोग अंश भी कहते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट। ये जो एक डैश है ये मिनट को सूचित करता है। 1 डिग्री में ऐसे ऐसे 60 मिनट और 1 मिनट में ऐसे ऐसे 60 सेकंड। यानी कि 1 मिनट में ये जो डैश है इसको मिनट पढ़ा जाता है। 1 मिनट में ऐसे ऐसे कितने सेकंड, 60 सेकंड। सेकंड को सूचित करने के लिए डबल डैश देते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो ब्रिटेन में कोण मापने की जो पद्धति आरंभ हुई थी वह पद्धति 60 दशांशक पद्धति कहलाता है। इस पद्धति में एक पूर्ण कोण को 90 समान भागों में बांटा जाता है और एक जो भाग प्राप्त होता है उसे डिग्री कहा जाता है। पुनः 1 डिग्री को 60 भागों में बांटा जाता है और एक छोटा जो भाग प्राप्त होता है उसे मिनट कहते हैं। और 1 मिनट के कोण को पुनः 60 भागों में बांटा जाता है तो एक जो छोटा सा कोण प्राप्त होता है उसे हम 1 सेकंड का कोण कहते हैं। अब हम आपको फ्रांस लेकर चलेंगे जहां पर कोण को किस तरह से मापा जाता है उसके विषय में थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। इस बात को हम लोग याद रखें तो बेटर होगा। इसका उपयोग हम लोग आगे चलकर एक रिलेशन निकालने में करेंगे। ये तो थी कहानी ब्रिटेन की
कि वहाँ किस तरह से कोण को मापा जाता है। ब्रिटेन, और ये जो ब्रिटेन है ना, यहाँ की पद्धति ही पूरे दुनिया में यानी इंटरनेशनल लेवल पे छा गया है, मान्यता प्राप्त है। दैट मीन्स हम लोग ब्रिटेन के 60 दशांशक पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। इसे पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे इसकी मान्यता प्राप्त है। किसकी? डिग्री को। डिग्री में वर्ल्ड के सभी जगह पे मापे जाते हैं। हमारे अपने देश में भी डिग्री से माप होता है, लेकिन ये जो डिग्री है हमारे भारतवर्ष का नहीं है, ये ब्रिटेन का देन था। अब हम आपको फ्रांस ले चलेंगे और वहां के बारे में बताएंगे कि वहां के लोग किस तरह से कोण को मापते थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वहां के लोग जो हैं, जो ब्रिटेन के ही रूपक हैं, उसी के जैसा है। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रांस के लोगों के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने भी एक पूर्ण चक्कर लगाने वाले कोण को इन्होंने पूर्ण कोण कहा, और एक पूर्ण कोण को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, और जो एक छोटा सा भाग प्राप्त हुआ इसको भी इन्होंने समकोण बताया। यहाँ ब्रिटेन में क्या हुआ था कि एक समकोण को 90 भागों में बांटा गया था, लेकिन यहाँ फ्रांस के लोगों ने सोचा कि 90 अच्छा नहीं लगता है, चलिए हम इसको 100 पूरा कर देते हैं, और यहाँ के लोगों ने एक समकोण को 100 समान भागों में बांटा। तो एक समकोण को 100 समान भागों में बांटने पर एक छोटा सा भाग प्राप्त हुआ। ये जो छोटा सा एक कोण प्राप्त हुआ, इस कोण को एक ग्रेड कहा गया। एक ग्रेड को हम इस तरह से भी सूचित कर सकते हैं। इन्होंने एक ग्रेड के कोण को फिर इन्होंने 100 भागों में बांटा। तो जो एक छोटा सा जो कोण प्राप्त हुआ, इसे इन्होंने 1 मिनट का कोण बताया। इसको हम इस तरह से सूचित करते हैं। इन्होंने 1 मिनट के कोण को फिर 100 भागों में बांटा। यहाँ भी 100 भाग में बांटा था, यहाँ भी 100 भागों में इन्होंने बांटा। तो एक छोटा सा जो कोण प्राप्त हुआ, इस कोण को इन्होंने 1 सेकंड बताया। ये जो है डबल डैश सेकंड को इंगित करता है। मिनट और सेकंड यहाँ पर समय का मात्रक नहीं है, मिनट और सेकंड यहाँ पर कोण का मात्रक है। यदि 1 डिग्री से छोटा कोण हो, 1 ग्रेड से छोटा कोण हो, तो उसको मिनट और सेकंड में मापते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि 1 ग्रेड में एक, यहाँ फ्रांस के अनुसार फ्रांसीसी लोग जो हैं 100 भागों में बांटा। 100 भागों में बांटा, तो ये जो सिस्टम है इसको कहा गया सप्तदशांशक पद्धति। सप्तदशांशक पद्धति, इस पद्धति को सेंटीसिमल सिस्टम कहा गया। सत दशांशक पद्धति, सत का मतलब होता है 100, यानी कि इन्होंने एक समकोण को 100 भागों में बांटा। सत का मतलब 10 और दशांशक माने 10, यानी 10 दाएं 100 भागों में इन्होंने एक समकोण को बांटा। इसलिए इस पद्धति को हम लोग सत दशांशक पद्धति कहते हैं। इनके अनुसार सत दशांशक पद्धति यानी फ्रांसीसी पद्धति के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण कोण में ऐसे ऐसे 4 समकोण होते हैं। एक पूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं। एक पूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं। एक समकोण में ऐसे ऐसे 100 ग्रेड होते हैं। 100 ग्रेड होते हैं। और
एक ग्रेड में ऐसे ऐसे 100 मिनट होते हैं। एक ग्रेड में ऐसे ऐसे 100 मिनट होते हैं। एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में ऐसे ऐसे 100 सेकंड होते हैं। यदि एक पूर्ण कोण से छोटा कोण हो तो उसे समकोण में माप सकते हैं, और एक ग्रेड से कम का कोण हो तो उसे हम मिनट में, और एक मिनट से कम का कोण हो तो उसे हम सेकंड में मापते हैं। इस तरह से आपने फ्रांस में मापने वाले कोणों की पद्धति के बारे में सीखा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ब्रिटेन का कोण मापने की पद्धति और फ्रांस की कोण मापने की पद्धति दोनों की बात की जाए तो वहाँ एक पूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं, यहाँ भी एक पूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं। वहाँ एक समकोण में 90 डिग्री होता है, जबकि यहाँ एक समकोण में 100 ग्रेड होता है। वहाँ एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जबकि यहाँ एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं। इन्होंने सभी को 100-100 पे डिवाइड कर दिया ग्रेड के नीचे, और यहाँ इन्होंने डिग्री के नीचे 60-60 पे डिवाइड कर दिया। तो ये है ब्रिटेन की पद्धति और ये है फ्रांस की पद्धति। अब हम लोग बात करेंगे अपनी भारतीय पद्धति की, कि उस समकालीन भारत में किस तरह से कोण मापने की प्रचलन थी, किस पद्धति के अनुसार कोण को मापा जाता था। तो हम आपको बता दें कि कोण मापने के लिए उस समय क्या किया जाता था कि एक वृत्त बनाया जाता था। एक वृत्त बनाया जाता था। इसकी कुछ तो त्रिज्या होगी ना, तो जितनी बड़ी इसकी त्रिज्या होती थी, त्रिज्या जितनी बड़ी होती थी उतना ही बड़ा एक आर्क काटा जाता था, उतना ही बड़ा एक चाप काटा जाता था। तो त्रिज्या के समान चाप द्वारा केंद्र पर एक कोण बनता है, जिसे हम लोग एक रेडियन का कोण कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक रेडियन का कोण, भारत में कोण को रेडियन में मापा जाता है। रेडियन एक वृत्तीय पद्धति है। एक कैसा पद्धति है? वृत्तीय पद्धति है, जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। यह सर्कुलर सिस्टम हमारा भारतीय पद्धति है। भारतीय पद्धति के अनुसार एक कोण को रेडियन में मापा जाता है। त्रिज्या के समान चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसे एक रेडियन का कोण कहा जाता है। एक रेडियन में अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि एक रेडियन में कितना समकोण होता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यदि वृत्त छोटी है तो रेडियन छोटा होगा, और वृत्त बड़ा है तो यह रेडियन का मान बड़ा होगा। तो ये आपका भ्रम है। वृत्त जितना बड़ा हो रेडियन कांस्टेंट होता है, रेडियन का मान नहीं बदलता है। आप लोग देख सकते हैं कि यदि इस तरह से केंद्रीय कोण का मान बढ़ता है तो चाप की लंबाई भी क्या होती है?
चाप की लंबाई भी बढ़ती है। कहने का मतलब है कि कोण बढ़ने पर चाप की लंबाई भी बढ़ती है, यानी कोण और चाप दोनों अनुकर्मानुपाती होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कोण ए ओ बी है जो 1 रेडियन का कोण है, जबकि यहाँ पे जो कोण है ए ओ सी जो यहाँ पे 2 समकोण है, 2 समकोण है। आप जानते हैं कि ये जो चाप ए बी है, जो चाप ए बी है, चाप ए बी के कारण, चाप ए बी के कारण कोण ए ओ बी बन रहा है। और यहाँ पे एक चाप है AC, चाप AC के कारण एक कोण AOC बन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाप की लंबाई बढ़ने पर कोण का भी लंबाई बढ़ता है, यानी दोनों अनुकर्मानुपाती होते हैं, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर होगा। यहाँ पर जो चाप AB है, यह चाप AB की लंबाई कितनी है, तो वृत्त की त्रिज्या R के बराबर है। यहाँ पे जो चाप AC है, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई पाई R होगी। और कोण AOB, कोण AOB, AO जो B है कोण, वो कितना है, तो 1 रेडियन का कोण है। और कोण AOC, कोण AOC जो है, कोण AOC कितना है, तो 2 समकोण है। इस तरह से आर आर को कैंसिल कर दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो पाई रेडियन बराबर 2 समकोण होता है। पाई रेडियन बराबर 2 समकोण होता है। पाई रेडियन को हम इस तरह से भी सूचित कर सकते हैं, 2 तो 2 समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, पाई तो पाई। जिस तरह से रेखाखंड को सूचित करने के लिए हम AB के ऊपर इस तरह दे भी सकते हैं या AB के ऊपर इस तरह का सिंबल नहीं भी दे सकते हैं, ठीक उसी तरह से रेडियन को सूचित करने के लिए हम C दे भी सकते हैं या तो C नहीं भी दे सकते हैं। डिग्री को सूचित करने के लिए डिग्री लिखना पड़ेगा, ग्रेड को सूचित करने के लिए ग्रेड लिखना पड़ेगा, लेकिन रेडियन को सूचित करने के लिए आप C लिख भी सकते हैं या तो सिर्फ 1 लिख के छोड़ दीजिएगा, और यदि यह कोण का मान होगा तो उसको रेडियन ही समझा जाएगा। कोण के मान में यदि डिग्री ना लिखा हुआ हो, ग्रेड ना लिखा हुआ हो, तो वह कोण का माप रेडियन में मापना जाता है। तो हम यहाँ पे C लिख भी सकते हैं संकेत में या नहीं भी लिख सकते हैं। तो पाई बराबर कितना, 180 डिग्री। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 2 समकोण बराबर 180 डिग्री, 2 समकोण बराबर 2 समकोण, 2 समकोण बराबर पाई रेडियन। तो 1 समकोण बराबर कितना, 2 समकोण बराबर पाई रेडियन, तो 1 समकोण बराबर कितना, पाई बटा 2 रेडियन। अब आप इस तरह से तीनों जगहों पर कोण मापने की पद्धति को देखा और यहाँ पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम कोण को 3 तरीकों से नाप सकते हैं। हम कोण को 3 तरीकों से नाप सकते हैं। एक तो हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ के अनुसार हम कोण को डिग्री में यानी अंश में माप सकते हैं। यदि हम फ्रांस की बात करें तो कोण को हम ग्रेड में माप सकते हैं, और यदि हम अपने भारतवर्ष इंडिया की बात करें तो हम कोण को माप सकते हैं किस चीज में, तो हम कोण को माप सकते हैं ग्रेड में। यदि आपको कभी ग्रेड को रेडियन में या रेडियन को ग्रेड में या तो डिग्री को रेडियन में यानी तीनों को किसी एक से दूसरे में बदलने की जरूरत पड़े तो आप कैसे बदल सकते हैं।
तो चलिए उसके लिए हम डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच एक रिलेशन को समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, यहाँ एक समकोण बराबर 100 ग्रेड और यहाँ एक समकोण बराबर π/2 रेडियन। तो इसका भी RHS एक समकोण है, यहाँ भी एक समकोण बराबर, यहाँ भी एक समकोण बराबर, यहाँ भी एक समकोण बराबर। तो एक समकोण बराबर यहाँ कितना, एक समकोण बराबर यहाँ π/2 रेडियन। तो सबका LHS सेम है, एक समकोण, एक समकोण, एक समकोण, तो RHS भी सेम होना चाहिए। यानी कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन। यदि आपको कभी डिग्री को ग्रेड में या ग्रेड को रेडियन में या तो तीनों में से किसी को किसी दूसरे में ट्रांसफर करने की आवश्यकता हो, बदलने की आवश्यकता हो, तो आप इस संबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संबंध को मैं एक बार फिर लिख दूं कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन होता है। जैसे आपसे पूछ दे कि 10 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं, 10 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं, तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं, 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं। तो 1 डिग्री में 100/90 ग्रेड होगा। तो 10 डिग्री में 100/90 गुना 10 ग्रेड, यानी कि 100/9 ग्रेड। इस तरह से आप ग्रेड में बदल सकते हैं डिग्री को। किसी को भी किसी में बदलना हो तो इस संबंध का आप उपयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना कि कोण क्या है, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण क्या होता है। हम लोगों ने जाना कि कोण मापने के लिए कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि दुनिया में यानी विश्व यानी कि हर जगह पे कोण को डिग्री में मापा जाता है, क्योंकि डिग्री जो है इंटरनेशनल मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कोण का। तो हम लोग अब डिग्री में कोण को मापेंगे और कोण को बनाने के लिए भी सीखेंगे। कोण कैसे बनाया जाता है और कोण को कैसे मापा जाता है, तो चलिए हम आपको कोण बनाने के लिए और कोण मापने के लिए सिखाते हैं। कोण मापने के लिए पहले हम लोग सीखेंगे कि किस यंत्र से कोण को मापा जाता है। हम लोग डिग्री में कोण को मापेंगे, अंश में कोण को मापेंगे। अंश में कोण को मापने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है प्रोटेक्टर, जिसको हम लोग कोण भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो है एक चांद है, यह एक प्रोटेक्टर है और इस प्रोटेक्टर की सहायता से हम लोग कोण को मापते हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले हम लोग एक कोण बना लेते हैं। चलिए हम रैंडमली एक कोण बना लेते हैं और हम मापना चाहते हैं इस कोण को कि यह कोण कितना बड़ा है। तो यह कोण कितना बड़ा है यह मापने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोण है इसका नाम यदि हम ओ ए बी रखते हैं तो किरण रेखा OA और OB O बिंदु पर उभयनिष्ठ है, जिसे हम लोग शीर्ष बिंदु कहते हैं। ये कोण का मिडिल पॉइंट होता है जो कोण के शीर्ष बिंदु पर रखा जाता है और ये प्रारंभिक रेखा को इस प्रारंभिक 0 डिग्री लाइन पे रखते हैं और इस तरह से मापेंगे। यदि
एंटियो क्लॉक एंगल बन रहा है, एंटियो क्लॉक एंगल बन रहा है। यदि हम धनात्मक कोण को माप रहे हैं तो एंटियो क्लॉक मापना पड़ेगा, और यदि हम ऋणात्मक कोण को माप रहे हैं तो क्लॉकवाइज मापना पड़ता है। तो एंटियो क्लॉक में हम लोग देखेंगे, क्योंकि धनात्मक कोण माप रहे हैं। तो 0, 10, 20, 30, यानी कि यहाँ पे जो कोण है यह 30 डिग्री का कोण है। तो यह 30 डिग्री का कोण हमने रैंडमली बनाया था, यूं ही बनाया था, और एक 30 डिग्री का कोण हो गया। यदि हम हाथ से चाहें 30 डिग्री का कोण बनाना तो बाय चांस ही बन सकता है, या तो संभावना इसकी 0 के बराबर ही है। यदि हम 30 डिग्री का एक्यूरेट कोण बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो हम चांद की सहायता से कोण बनाएंगे, या तो हम कंपास की सहायता से कोण बनाएंगे। सबसे पहले हम चांद की सहायता से हम 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको सिखाना चाहते हैं। यदि आप चांद की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। यदि आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो इस तरह से आप इस लाइन का नाम OA भी रख सकते हैं। इसके प्रारंभिक बिंदु पर ये चांद का मध्य बिंदु को रखेंगे और ये जीरो लाइन को इस आधार रेखा पर रखेंगे। यदि आप 30 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो यहाँ 30 डिग्री पर एक बिंदु लगाएंगे और स्केल की सहायता से उस बिंदु और इस किरण के प्रारंभिक बिंदु को मिला देंगे। और स्केल मिलाकर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद जो एक कोण का निर्माण होगा यह 30 डिग्री का कोण होगा। इसे हम यहाँ पर कोण की सहायता से माप भी सकते हैं कि यह 30 डिग्री का कोण है या नहीं। प्रारंभिक बिंदु को प्रारंभिक बिंदु पे रखेंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री का कोण बन चुका है। आप 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप दूसरे तरीका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से एक बेस लाइन खींचना होगा। एक बेस लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि कंपास लेना चाहिए। इससे आप इस तरह से यदि आप एक बार चाप खींचते हैं तो इस तरह से ये जो कोण का निर्माण होता है ये आपका 60 डिग्री का कोण होता है। इसको हम इस तरह से नाप भी सकते हैं। ये आपका 60 डिग्री का कोण होता है। यदि एक बार ऐसे और यहाँ रख के ऐसे दोनों समय ये रेडियस सेम होना चाहिए, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। तो एक बार में ऐसे और एक बार में ऐसे करने पर आपको 60 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन हमें 60 डिग्री का कोण नहीं, हमें तो 30 डिग्री का कोण चाहिए। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जीरो लाइन पे इस तरह से हम इसको रखेंगे और अब इसको छोटा बड़ा न करते हुए 60 डिग्री पे रखेंगे और इसको फिर इस तरह से कट कर देंगे। यदि यहाँ पे कट ना हो तो एक दूसरी बार यहाँ पे रखकर उसी रेडियस से फिर काटेंगे और इस तरह से देख सकते हैं कि आपका ये जो कोण बनेगा ये आपका 30 डिग्री का कोण होगा। कन्फर्मेंस के लिए आप चांद से या कोण मापने से आप नाप सकते हैं कि जो कोण बना है जो 0 से लेकर 30 डिग्री तक का कोण है, 30 डिग्री तक का कोण है। तो चलिए इस तरह से आप डिफरेंट कोण बना सकते हैं। कोण अलग अलग माप के कोण बनाने के लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। लेकिन यहाँ पर हम कोण की पूरी एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहते हैं, इसलिए हम कोण मापने और बनाने से संबंधित बात को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और अब हम लोग कोण के प्रकार के बारे में जानेंगे।
चलिए अब हम आपको कोण के प्रकार के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये जो कोण होता है, जो दो तरीके, ये जो कोण होता है इसमें दो भुजाएं होती हैं। एक जो होता है आपका प्रारंभिक भुजा होता है और दूसरा भ्रामक भुजा होता है। एक प्रारंभिक रेखा और एक भ्रामक रेखा। तो प्रारंभिक भ्रामक रेखा को भ्रमण करने से कोण का मान घटता या बढ़ता है। भ्रामक किरण को भ्रमण करने से कोण का मान घटता या बढ़ता है। तो किस माप के कोण को कौन से श्रेणी में रखा जाता है, तो चलिए हम कोणों का वर्गीकरण करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि किसी कोण का मान 0 डिग्री हो तो यह आपका शून्य कोण कहलाता है। यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री हो, पड़ी रेखा और खड़ी रेखा के बीच कोण बने और कोण का मान 90 डिग्री हो तो यह सम कोण कहलाता है। और यदि किसी कोण का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, यानी 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, तो इस तरह के कोण को न्यून कोण कहा जाता है, क्यूट एंगल कहा जाता है। यदि किसी दो विपरीत किरण रेखाओं से मिलकर किसी कोण का निर्माण हो तो इस तरह के कोण 180 डिग्री के होते हैं और ऐसे कोण को सरल कोण कहते हैं। और यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो तो ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। और यदि 180 डिग्री से अधिक हो कोण का मान तो ऐसे कोण को पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। ऐसे कोण को पूर्णयुक्त या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और यदि भ्रामक किरण एक चक्कर पूरा मार ले तो इस तरह से पूर्ण कोण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। और यदि भ्रामक किरण एक चक्कर मारकर दूसरा चक्कर की तैयारी कर ले और कोण का मान इस स्थिति में 360 डिग्री से बड़ा हो जाए तो ऐसे कोण को सहशिरा कोण या को टर्मिनल एंगल कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि दो कोणों के शीर्ष बिंदु को आपस में मिला दिया जाए तो एक कोण का निर्माण, एक कोणों का युग्म का निर्माण होता है, कोणों के युग्म का निर्माण होता है, जिसे हम लोग संयुक्त कोण कहते हैं। संयुक्त कोण दो कोणों के शीर्ष बिंदु को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। अब हम बात कर लें कि यहाँ पर भी दो कोण है, एक कोण 1 है और एक कोण 2 है। दोनों कोणों के शीर्ष बिंदु तो आपस में मिले हुए हैं ही, जैसे एक कोण में 2 भुजा और 2 कोण में 4 भुजाएं। यहाँ पर 2 कोण है लेकिन 3 भुजाएं हैं। चौथी भुजा कहाँ गई? तो एक चौथी भुजा जो बीडी है जो दोनों कोणों में शामिल है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि दो कोणों के शीर्ष बिंदु के साथ साथ एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो जाए, कॉमन हो जाए, तो ऐसे संयुक्त कोण को हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दो कोण हैं और उनके प्रारंभिक बिंदु के साथ साथ एक बाहु यानी एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, यानी कि यह जो है आपका, यह संयुक्त कोण जो है आपका कैसा कोण है? आसन्न कोण है। लेकिन ये जो आसन्न कोण है इसके दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। तो ऐसे दो आसन्न कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो उसे हम लोग पूरक कोण, कोटिपूरक कोण या तो समपूरक कोण कहते हैं। दोनों एक दूसरे का संपूरक कोण होता है। 30 डिग्री का संपूरक 60 डिग्री और 60 डिग्री का संपूरक 30 डिग्री। यदि आपको संपूरक कोण निकालना हो तो 90 डिग्री में से दिए गए कोण को घटाएंगे तो आपको संपूरक कोण पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो किरण रेखाएं हैं।
एक सरल रेखा है जिस पर एक किरण रेखा ही है, तो यहाँ पे भी दो कोण बन रहा है। ये दोनों संयुक्त कोण हैं क्योंकि उनके शीर्ष बिंदु सेम हैं, उनके बाहु भी उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इसको आसन कोण भी कहेंगे। लेकिन ये दोनों आसन कोणों को जोड़ने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी 180 डिग्री प्राप्त होती है। तो ऐसे कोणों के युग्म को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। आप लोग देख सकते हैं कि दो आसन कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। यदि आप किसी एक कोण का सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संयुक्त सप्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहते हैं तो आप 180 डिग्री में से दिए गए कोण को घटा देंगे तो उस कोण का संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। यदि आप 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहते हैं तो 180 में से 60 घटा देंगे, 120 आएगा। 120 जो है ना 60 डिग्री का संपूरक कोण है यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि आप 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहते हैं तो 180 में से 120 को घटा देंगे तो 60 प्राप्त होगा। तो ये 60 डिग्री 120 का सप्लीमेंट्री होगा यानी संपूरक होगा। 60 का संपूरक 120 और 120 का संपूरक 60, दोनों एक दूसरे का संपूरक कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो समानांतर रेखाएं हैं और उसको एक तीसरी रेखा आपस में कट कर रही है, तो इस तरह से 8 कोण का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो 8 कोण का निर्माण होता है जिसमें कुछ कोण समानांतर रेखा के बाहर होते हैं और कुछ कोण समानांतर रेखा के अंदर होते हैं। जो कोण समानांतर रेखा के बाहर होता है उसे हम लोग वाह कोण एक्सटीरियर एंगल कहते हैं और जो कोण समानांतर रेखा के अंदर होता है उसे हम लोग इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आकृति में कोण 1, कोण 2, कोण 1, कोण 2, कोण 7 एवं कोण 8 ये बाहर में है, इसलिए इसे एक्सटीरियर एंगल या तो वाह कोण कहेंगे। जबकि कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 अंतः कोण है क्योंकि समानांतर रेखा के अंदर में है, तो इसे हम लोग अंतः कोण कहेंगे। आप देख सकते हैं कि कोण 4 और कोण 6 अंतः कोण होते हुए भी एक दूसरे का विपरीत है, तो इस तरह के अंतः विपरीत कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। कोण 4 और कोण 6 अंतः विपरीत कोण यानी अंतः एकांतर कोण है। उसी तरह से कोण 3 और कोण 5 अंतः विपरीत कोण यानी अंतः एकांतर कोण है और अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा और कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोण 2 और कोण 8 जो है बाह्य कोण है और बाह्य कोण होते हुए भी एक दूसरे के विपरीत है, तो कोण 2 और कोण 8 बाह्य कोण है, बाह्य विपरीत कोण है। ठीक उसी तरीके से कोण 1 और कोण 7 भी बाह्य विपरीत कोण है। जिस तरह से अंतः विपरीत कोण को अंतः एकांतर कोण कहते हैं और अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक उसी तरह से बाह्य विपरीत कोणों के युग्म को वाह एकांतर कोण कहते हैं और वाह एकांतर कोणों के युग्म भी आपस में समान होते हैं। यानी कोण 2 का वाह एकांतर कोण कोण 8 आपस में बराबर होगा, कोण 1 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा क्योंकि वाह एकांतर कोण है। संगत कोण की बात करेंगे तो एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहते हैं। कोण 1 और कोण 5 एक ही ओर का कोण है, तो कोण 1 और कोण 5 दोनों संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक उसी तरह से कोण 2 और कोण 6 भी एक ही ओर का कोण है और एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहते हैं और संगत कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं। जितना बड़ा कोण 1 उतना बड़ा कोण 5, जितना बड़ा कोण 2 उतना बड़ा कोण 6, जितना बड़ा कोण 4 उतना बड़ा कोण 8, जितना बड़ा कोण 3 उतना बड़ा कोण 7। क्यों? क्योंकि ये सभी संगत कोण हैं और संगत कोणों के युग्म आपस में समान होता है। हम आपको बता दें
कि कोण 3 और कोण 6 है जो अंतःअभिमुख कोण है। अंतःअभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कोण 3 और कोण 6 जो है अंतः और आमने सामने का कोण है, इसलिए यह अंतः विपरीत कोण है और अंतः विपरीत कोणों के युग्मों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कोण 3 और कोण 6 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार से कोण 4 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अंतः कोण जो एक दूसरे के आमने सामने हो अंतःअभिमुख कोण कहलाता है और अंतःअभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अंतः कोण, वाह कोण, अंतःअभिमुख कोण, वाह अभिमुख कोण, यहाँ पे वाह अभिमुख कोण की बात कर लेते हैं। कोण 1 और कोण 8 जिस तरह से 4 और 5 अंतःअभिमुख कोण हैं, ठीक उसी तरह से 1 और 8 वाह अभिमुख कोण हैं। अंतःअभिमुख कोणों का योगफल 180 होता है तो वाह अभिमुख कोणों का भी योगफल 180 डिग्री होता है। कोण 1 और कोण 8 का भी योगफल 180 होगा क्योंकि कोण 1 और कोण 8 वाह अभिमुख कोण है और 4 और 5 अंतःअभिमुख कोण है। 1 और 8 वह अभिमुख कोण है। अंतःअभिमुख कोणों का योगफल भी 180 होता है। वह अभिमुख कोणों का भी योगफल 180 डिग्री होता है। 3 और 6 का भी योगफल 180 डिग्री होगा क्योंकि अंतःअभिमुख कोण है। 2 और 7 का भी योगफल 180 डिग्री होगा क्योंकि अंतःअभिमुख कोण है। मैं आपको बता दूं कि एक सरल रेखा पर दो कोण हो तो ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है जिसको लीनियर पेयर कहते हैं या रैखिक युग्म कहते हैं। तो 1 और 2 रैखिक युग्म है क्योंकि ये दोनों मिलकर एक सरल रेखा का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से 2 और 3 भी रैखिक युग्म है। 3 और 4 भी रैखिक युग्म है। 1 और 4 भी रैखिक युग्म है। रैखिक युग्मों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण 6 और कोण 5 भी रैखिक युग्म है। कोण 6 और कोण 7 भी रैखिक युग्म है। कोण 5 और कोण 8 भी रैखिक युग्म है। 7 और 8 भी रैखिक युग्म है। तो ये रैखिक कोणों का युग्म है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोणों के विषय में पढ़ाया। आपको कोणों से संबंधित हम एक वेबसाइट भी बना रखे हैं जिसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर भी हैं जो आप कोण के बारे में सीखे हैं उस कोण के विषय में आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस आप खुद से करके देखिएगा कि आपको कितना मार्क्स आता है। प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली आपको नंबर जनरेट होंगे, जितने सही बनाएंगे उतने आपको नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर हम अगले दिन त्रिभुज चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।